यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस के रेगुलेशन जारी। 50% पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी तुरंत करें ये काम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आज 20 मार्च 2025 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। जैसे कि पिछले महीने यानी कि 17 फरवरी 2025 तक पीएफआरडीए के द्वारा सभी स्टेक होल्डर से फीडबैक और अपने सजेशंस मांगे गए थे और उन सब के बाद अब पीएफआरडीए ने फाइनल रूल और रेगुलेशन जारी कर दिए हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर। तो इन रेगुलेशंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत सरकार का ये गजट नोटिफिकेशन है और ये हालांकि जारी हुआ था आधिकारिक रूप से 19 मार्च 2025 को, लेकिन पब्लिक में ये आज जारी किया गया है 20 मार्च को। तो इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार अब पीएफआरडीए के द्वारा आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 यानी कि एनपीएस के तहत ही यूपीएस के रेगुलेशंस, ऑपरेशनल रेगुलेशंस यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं 2025। जैसे कि सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पीएफआरडीए ने रेगुलेशंस यहाँ पर जारी कर दिए हैं और इन रेगुलेशंस के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों को अब यूपीएस के तहत पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बता दें कि ये जो नए नियम हैं ये 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगे। कौन कौन से कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगे वो भी यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और इससे अगले आने वाली वीडियोज में आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से और कब तक आप यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को जाननी है। ये जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो रूल है, नियम है, वो कौन कौन से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगे। तो जो जानकारी दी गई है वहाँ पर कहा गया है कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कि अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 1 के अनुसार एनपीएस प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं, उनके लिए ये स्कीम उपलब्ध होगी। दूसरी कैटेगरी आती है कि केंद्र सरकार की सेवाओं में दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद में शामिल होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी ये स्कीम लागू रहेगी। इसके अलावा ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि एनपीएस में शामिल हुआ था लेकिन वो सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2025 या उससे पहले 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है या फिर कर्मचारी वीआरएस ले चुका है या फिर एफआर 56J के तहत सरकारी कर्मचारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है, उन कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस एक ऑप्शन के रूप में मौजूद रहेगी। इसके अलावा ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके की फैमिली मेंबर्स पेंशन प्राप्त कर रहे थे, उन कर्मचारियों के लिए भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू रहेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कब तक अपने विकल्प का चुनाव करना होगा, क्योंकि विकल्प का चुनाव करने के बाद ही कर्मचारियों को यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर जानकारी तो जो दी गई है उसके अनुसार कि 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या फिर केंद्र सरकार द्वारा किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति दी जाती है तो उसके भीतर सरकारी कर्मचारियों को अपना ऑप्शन चुनना होगा। तो फिलहाल 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने की अवधि के भीतर यानी कि अप्रैल, मई और जून, 30 जून 2025 तक सरकारी कर्मचारियों को अपना यूपीएस का ऑप्शन संबंधित अधिकारी को देना होगा। यदि सरकार इसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी करती है तो वो डेट भी लागू रहेगी, लेकिन फिलहाल इस रेगुलेशन के अनुसार 3 महीने के भीतर सरकारी कर्मचारियों को अपना ऑप्शन देना होगा। लेकिन आप ऑप्शन देते टाइम एक बात का जरूर ध्यान रखें कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। तो आपने एक बार जो ऑप्शन चुन लिया कि यदि आप
एनपीएस के तहत यूपीएस चुनना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा से एनपीएस में नहीं जा सकते, आपको यूपीएस में ही बना रहना पड़ेगा आपके रिटायरमेंट तक। तो कौन सी स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, इसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा। तो ये तो महत्वपूर्ण अपडेट। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि कितने चैप्टर्स यहाँ पर हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर जान लेते हैं चैप्टर्स के बारे में कि हर एक अध्याय के बारे में क्या टॉपिक है और कितने चैप्टर्स हैं उसके बारे में भी। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार टोटल यहाँ पर 13 चैप्टर्स इस रेगुलेशंस में बनाए गए हैं। हर एक चैप्टर के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर है प्रारंभिक या फिर प्रिलिमिनरी। सेकंड चैप्टर जो है वो यहाँ पर है कि एप्लीकेबिलिटी प्रयोज्यता, यानी किसके लिए ये रेगुलेशन लागू रहेंगे। तीसरा चैप्टर यहाँ पर बनाया गया है कि इनरोलमेंट पंजीकरण किस तरीके से करना है सरकारी कर्मचारियों को। चौथा चैप्टर यहाँ पर रहेगा कंट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान सरकारी कर्मचारियों को किस तरीके से इसके तहत अंशदान करना है उसके बारे में। पांचवा चैप्टर यहाँ पर बनाया गया है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, अंशदानों का निवेश कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ निवेश किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको आगे आने वाले वीडियोज में डिटेल में बताया जाएगा। छठा चैप्टर यहाँ पर रखा गया है बेनिफिट्स, यानी कि कौन कौन से बेनिफिट्स सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत मिलने वाले हैं इसके संबंध में। सातवां चैप्टर यहाँ पर है कि पार्शियल विड्रॉल, आंशिक निकासी की सुविधा भी यूपीएस में दी गई है। तो ये चैप्टर 7 में यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर 8 यहाँ पर है कि पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि लाभों का भुगतान सरकारी कर्मचारियों को किस तरीके से किया जाएगा। नवा चैप्टर यहाँ पर है कि रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड अदर एंटिटीज, यानी कि जो मध्यस्थ यहाँ पर हैं और अन्य संस्थाएं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं उनका क्या रोल है, क्या उनका रेगुलेशन है, वो यहाँ पर चैप्टर 9 में दिया गया है। उसके बाद में जो चैप्टर 10 यहाँ पर है इसमें लिया गया है कि फीस एंड चार्जेस क्या हैं, शुल्क और प्रभार कितना लिया जाएगा उसकी जानकारी चैप्टर 10 में दी गई है। चैप्टर 11 में यहाँ पर दिया गया है कि एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो मध्यस्थ यहाँ पर हैं जो कि विभिन्न एजेंसीज हैं, यदि उनकी कार्रवाई में कोई चूक होती है तो क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा, ये भी चैप्टर 11 में दिया गया है। चैप्टर 12 यहाँ पर बनाया गया है, उसमें निरीक्षण और लेखा परीक्षा, यानी कि इंस्पेक्शन और ऑडिट का जिक्र यहाँ पर किया गया है। और चैप्टर 13 जो है उसमें मिसलेनियस जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से टोटल ये जो रेगुलेशंस हैं उनमें 13 चैप्टर बनाए गए हैं। हर एक चैप्टर के बारे में अलग से वीडियो बनाया जाएगा हमारे चैनल पर। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।